अधूरी इन्फॉर्मेशन और गलत इन्फॉर्मेशन जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, इंटरनेट की वजह से इंसान को बहुत ज़्यादा गुमराह कर देती है और इस गुमराही की वजह से इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा नाउम्मीदी और डर और खौफ का सामना करता है, जिसकी वजह से जो उसकी लाइफ है उसको वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक हारिस है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। नाउअडेज आई एम वर्किंग एज अ सीनियर रजिस्ट्रार इन शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीम यार खान एज वेल एज अ कंसल्टेंट रजिस्ट इन डॉक्टर्स क्लिनिक सादकाबाद। आज जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमने बात करनी है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा फेस किया जाने वाला प्रॉब्लम है, ज़्यादातर नौजवान नस्ल के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। उसको आम ज़ुबान में कहा जाता है धात सिंड्रोम। आज हम जानेंगे कि धात सिंड्रोम क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन और इसका ट्रीटमेंट होता है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डिस्कशन को शुरू करने से पहले कुछ कंसेप्ट हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अमूमी तौर पर हकीम हजरात या वैद जो हैं वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रचार इस चीज़ का करते हैं कि 40 खुराक के नवालों से एक कतरा जो है वो खून का बनता है और 40 खून के कतरों से एक कतरा जो है वो बोन मैरो का या हड्डियों की मेख का बनता है और 40 कतरे हड्डियों की मेख या बोन मैरो से एक कतरा स्पर्म का या सीमन का बनता है। तो जब भी इंसान के जिस्म से सीमन निकलती है या ये पानी निकलता है जिसे धात कहते हैं, तो उस सूरत में इंसान की बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेशेंट जो है कमज़ोर हो जाता है। ये एक मिसकंसेप्शन है धात सिंड्रोम के बारे में जो अमूमी तौर पर लोग जो इधर उधर से सुन लेते हैं। अब धात सिंड्रोम होता क्या है? धात जो है बेसिकली अमूमी तौर पर जो पेशेंट मेरे आते हैं मुझे बताते हैं, ज़्यादातर जो पेशेंट धात जिसको कहते हैं वो धात होती ही नहीं है और काफ़ी सारे जो फिजिशियंस हैं उनको भी धात सिंड्रोम के बारे में एग्जैक्टली जो है वो नॉलेज नहीं होता, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं हो पाता। आज मेरी डिस्कशन है, इसको मैं 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। कुछ ऐसे फ्लूइड्स हैं, जो कुछ ऐसे लिक्विड हैं या मवाद हैं जो नफ्स के रास्ते से निकलते हैं, जिनको अमूमी तौर पर लोग जो है धात सिंड्रोम का नाम दे देते हैं या धात का नाम दे देते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अमूमी तौर पर धात नहीं होती। तो आज हम वही जान लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको अमूमी तौर पर लोग और फिजिशियन और हकीम हजरात जो है वो धात कहते हैं, लेकिन वो धात नहीं होती। अक्सर पेशेंट मेरे आके मुझे बताते हैं कि जब वो अपनी वाइफ़ के पास जाते हैं या अपनी वाइफ से कोई रोमांटिक बात कर रहे होते हैं या सेक्सुअल थॉट्स उनके जहन में आते हैं या वो कुछ ऐसी चीज़ देख ले जिसकी वजह से जो सेक्सुअल हो, तो उस सूरत के अंदर उनके जो नफ्स है उसके अंदर से कुछ चिपचिपा सा वाइट कलर का मादा निकलना शुरू हो जाता है। तो उस वाइट कलर के मादे निकलने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनके जिस्म में भी बहुत ज़्यादा दर्द है। उनके जिस्म मरीज़ यही कहता है कि हमें मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द है, मेरी टांगों में बहुत दर्द है, अजीब सा मुझे चिड़चिड़ापन रहता है, जहनी दबाव का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब हो गई है और मेरा बिल्कुल भी जो है सेक्स करने का दिल नहीं करता और काफ़ी ज़्यादा मेरे मर्दाना कमज़ोरी हो गई है इसके बाद। मतलब ये सारी कंडीशंस जो मैंने बताई हैं, सारी सिम्टम्स जो मैंने बताई हैं, मरीज़ ये कहता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसको उस फ्लूइड की वजह से हो रही हैं जो भी सेक्सुअल थॉट के बाद उसको नफ्स के ज़रिए से निकल रहा है। चीज़ को हम कहते हैं प्रीकम। अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको प्रीकम बोला जाता है। बेसिकली जो इंसान की सीमन है उसको 2 से 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। कुछ हिस्सा जो है उसका गदूद से आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से आता है, कुछ हिस्सा उसका सेमिनल वेसिकल से आता है और कुछ हिस्सा जो है उसका वो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से आता है। अब जब भी इंसान को सेक्सुअल स्टिमुलेशन होगी, आया वो किसी रोमांटिक या सेक्सुअल टॉक से हो, टेक्सटिंग से हो, कोई वीडियोज़ देखने से हो या रोमांस करने से हो, तो उस सूरत के अंदर जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हैं मेल के अंदर वो एक्टिव हो जाते हैं और उसकी वजह से जो सिक्रीशंस हैं वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा वो नफ्स के रास्ते से निकलना शुरू हो जाती हैं। इसका असल मकसद ये होता है कि ज़ाहिर है जब मर्द हज़रात उसी सुराख से पेशाब भी करते हैं, तो पेशाब की वजह से जो यूरेथ्रा की पीएच है वो एबनॉर्मल हो जाती है। तो ये जो फ्लूइड निकलता है ये बेसिकली उसको यूरेथ्रा की लाइन को प्रॉपरली सीमन निकलने के लिए प्रिपेयर करता है, ताकि उसके जो स्पर्म निकलने हैं वो बाद में डिस्टर्ब ना हो और डेड ना हो। तो इसलिए ये जो है प्रीकम निकलती है। और इसके अलावा दूसरा इसका जो फंक्शन होता है वो है लुब्रिकेशन।
कुछ मरीज़ों के अंदर, कुछ इंसानों के अंदर ये बहुत थोड़ी सी निकलती है, 2-3 कतरे निकल सकते हैं। कुछ मरीज़ों के अंदर ये ज़्यादा भी निकल सकती है, अमूमी तौर पर 3 से 4 ml भी निकल सकती है। तो ये इसके अंदर बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं होती। ये धात नहीं है, इसको धात नहीं कहा जाता, और ये एक बहुत ही नॉर्मल फिज़ियोलॉजिकल चीज़ है जो हर मर्द के अंदर नॉर्मली कुदरती तौर पर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं दूसरे किस्म के मवाद की। कुछ मरीज़ मेरे पास आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, जिनको दायमी कब्ज़ रहता है, बहुत ज़्यादा कब्ज़ का शिकार होते हैं। पखाना करते हुए, पेशाब करते हुए वो अमूमी तौर पर ज़ोर लगाते हैं। तो जब भी इंसान ज़ोर लगाता है तो उस सिक्रीशंस के कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो आ जाते हैं आपके यूरेथ्रा के अंदर, और जब भी इंसान नॉर्मल फ़िज़िकल अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा होता है वो कतरे जो हैं अमूमी तौर पर निकलते रहते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ परेशान होता है और इसको धात कहते हैं। मैं बताता चलूँ कि ये इस तरह के कतरे निकलना भी धात नहीं होता। इंसान अगर अपना जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी प्रॉपर करे, अपनी जो पानी पीने की अपनी उसकी रूटीन है उसको बेहतर बनाए, कब्ज़ ना होने दे, फ़ाइबर्स का इस्तेमाल करे, तो इस सूरत में इस तरह के फ्लूइड का निकलना बहुत कम हो जाता है। और दूसरी बात जो वजह है इस फ्लूइड की वो ये है कि अमूमी तौर पर जो लोग सेक्सुअली एक्टिव नहीं होते ज़्यादातर, तो उनके अंदर क्योंकि सीमन की स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, वो प्रॉपरली बार बार जो है उसका अखराज नहीं हो पाता, इसलिए भी वो ज़्यादा प्रोन होते हैं कि उनके अंदर ये इस तरीके का जो फ्लूइड है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं होती, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। अब एक और तीसरे किस्म का फ्लूइड होता है जो कि नफ्स के ज़रिए निकलता है, वो दूधिया वाइट किस्म का ज़्यादातर होता है, और वो थोड़ा बहुत येलोइश भी हो सकता है, जैसे नॉर्मली सीमन होती है। अब ऐसा फ्लूइड जो नफ्स के ज़रिए निकले विदाउट एनी सेक्शुअल अराउज़ल, मतलब ये कि पेशेंट अगर किसी भी किस्म का उसके जहन में कोई सेक्सुअल थॉट नहीं आया, ना ही उसने कोई पॉर्न फिल्म देखी है, ना ही उसने कोई रोमांटिक चैट या रोमांस किया है, उसके बावजूद अगर उसके बिना अगर ऐसे फ्लूइड नफ्स के रास्ते से निकल रहा है तो ये प्रॉब्लमेटिक है। ये एक ऐसी चीज़ है जो अंडरलाइंग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का आपको बताती है कि अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये फ्लूइड नफ्स के ज़रिए निकल रहा है। अमूमी तौर पर जो मरीज़ आते हैं वो इस बीमारी के साथ कम आते हैं, और जैसे मैंने पहली 2 बीमारियां बताई हैं, 2 कंडीशंस बताई हैं, उनके साथ पेशेंट ज़्यादा आते हैं, और वो ये सोचते हैं कि उनके इसकी वजह से जिस्म में दर्द हो रहा है, थकावट हो रही है, नींद की कमी हो रही है, पिंडलियों में दर्द हो रहा है, पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, वो किसी किस्म का काम करने के काबिल नहीं रहते, और वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का बहुत ज़्यादा सामना करते हैं, और उनका बिल्कुल भी वो सेक्सुअली जो है वो बिल्कुल उनका दिल नहीं करता सेक्स करने का, और उनकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा उससे डिस्टर्ब हो जाती है। काफ़ी सारे पेशेंट जो हैं वो सीवियर डिप्रेशन में इसमें चले जाते हैं, और उनको प्रॉपरली जो है वो एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है जो उनकी प्रॉपरली काउंसलिंग करता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है फिर रिकवर करते हैं। तीसरी किस्म का जो मैंने फ्लूइड बताया आपको उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। ऐसा फ्लूइड जो मैंने बताया आपको विदाउट सेक्सुअल स्टिमुलेशन निकले उसको धात बोलते हैं। ये फ्लूइड या तो प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है या फिर सेमिनल वेसिकल की इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है। इसके अलावा पेशाब की नाली की कहीं पर भी अगर सोजिश हो तो इस सूरत के अंदर भी ये पानी निकलना शुरू हो जाता है। अब अगर आपको इस तरह के फ्लूइड का सामना करना पड़ता है जैसे मैंने बताया है, तो आपको फ़ौरन अपने जो है यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। यूरोलॉजिस्ट आपका प्रॉपरली हिस्ट्री लेगा, एग्जामिनेशन करेगा, कुछ टेस्ट भी करा सकता है जिसमें पेशाब का टेस्ट है और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड है, तो उससे एग्जैक्टली आपका डायग्नोसिस बनेगा और प्रॉपरली आपको जो है वो ट्रीटमेंट होगी, और इंशाल्लाह ये ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अब समराइज़ कर लेते हैं अपनी डिस्कशन को। जो मैंने पहले आपको फ्लूइड बताया उसको प्री कम बोलते हैं, जो सेक्सुअल थॉट या सेक्सुअल स्टिमुलेशन के बाद निकलता है। ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं होती। दूसरे किस्म का जो फ्लूइड आता है वो उस वक्त आता है जब बंदा स्ट्रेन करता है, ज़ोर लगाता है, और अमूमी तौर पर ये उन लोगों के अंदर होता है जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होते या जिनकी सीमन रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर नहीं निकलती, मतलब इखराज उसका नहीं होता, तो वो स्टोर होती रहती है जो कि बाद में ज़ोर लगाने से थोड़ा कतरा निकलती रहती है। ये चीज़ भी नॉर्मल इसको करने के लिए इंसान को चाहिए कि वो जल्द से जल्द शादी करे, और शादी करने के बाद ये सब चीज़ें बिल्कुल रूटीन में आ जाती हैं और नॉर्मल हो जाती हैं। तीसरी किस्म का जो फ्लूइड है कंडीशंस में आता है जिन कंडीशंस में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होता है। इस सूरत के अंदर आपको फ़ौरी तौर पर अपने यूरोलॉजिस्ट से मशवरा करना चाहिए, यूरोलॉजिस्ट आपको फर्दर ट्रीट करेगा। अब मैं ये आपको बताता चलूँ कि आजकल जो है पेशेंट इस बीमारी के साथ, इस मसले के साथ बहुत ज़्यादा आते हैं मेरे पास।
उसकी वजह ये है कि आजकल हर किसी के पास मोबाइल मौजूद है और मोबाइल में इंसान जो है वो हर किस्म की चीज़ बड़ी आसानी से आजकल देख सकता है। ख़ुसूसी तौर पर हमारी जो नौजवान नस्ल है उनकी एक्सेस में हर चीज़ मौजूद है और वो कुछ भी किसी भी वक्त बआसानी देख सकते हैं। इस वजह से उनका जो सेक्शुअल स्टिमुलस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और अमूमी तौर पर वो हर वक्त जो है उनके जो है एक विशियस साइकिल चलता रहता है सेक्शुअल थॉट्स का, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बुरे कामों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और इस तरह का जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। काफ़ी लोग यही समझते हैं कि अगर हमारी शादी होगी तो उसमें हमें फिर ये मसला सामने होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी शादी होने वाली होती है और वो हमारे पास आते हैं कि जो जवानी की गलतकारी है उसकी वजह से हमें ये मसाइल का सामना करना पड़ता है और इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, अब वो शादी करने के भी काबिल नहीं होते। हमारे दीन के अंदर इस मसले को लेकर बड़े ही खूबसूरत अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जैसे ही नौजवान बालिग हों तो उनकी शादी कर दें। इससे ना सिर्फ मर्द और औरत दोनों के जो है साइकोलॉजिकली उनके लिए बेनिफिशियल होता है, इसके अलावा ये भी है कि मुआशरा भी हमारा बहुत ज़्यादा इन मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकता है। ये आज की हमारी वीडियो थी जिसमें हमने डिटेल से जाना कि धात क्या होती है, धात सिंड्रोम क्या होता है, मरीज़ के ऊपर इसके क्या क्या असरात हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।